हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय निहारिका में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हमारी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ कि मेरी वीडियोस को जो लोग देख रहे हैं, है ना, मेरी वीडियोस पे लगभग जैसे जो व्यूज़ आ रहे हैं उनका मैंने जब डेटा एनालिसिस किया तो उसमें से 47% लोग तो ऐसे हैं जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, और 57% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जबकि वो देख ज़रूर रहे हैं। तो पहली चीज़ ये है कि भाई सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, अगर आपका एक सब्सक्राइब मेरे चैनल को मोनेटाइज़ करने में मेरी हेल्प कर रहा है तो हो सकता है कि मैं उससे इतना मोटिवेट हो जाऊँ कि आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी क्लासेस लेके आऊँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट होती रहूँगी और मैं आपके लिए हर तरीके के टॉपिक्स को बहुत अच्छे से यहाँ क्लियर करवाती रहूँगी। जो आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए तो मैं उनको आपके डाउट्स भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली आप मेरे साथ जुड़े रहें। आप जितना प्रैक्टिकली मेरे वीडियोस को देखेंगे, जितना प्रैक्टिकली आप उसको सीरियसली देख के आपके जो डाउट्स हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं उसको सॉल्व भी करवाऊँगी, ठीक है, और वो आपकी हेल्प भी करेंगे। और अब तो जो दौर आ गया है वो एक मतलब परीक्षा का दौर आ गया है जहाँ पर आपको बहुत से एग्ज़ाम में साइंस का रोल ज़रूर मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करूँ महिला सुपरवाइज़र की तो वहाँ आपको साइंस देखने को मिलेगी। अगर बात करें हम एलडीसी की तो वहाँ साइंस देखने को मिलेगी। अगर बात करूँ मैं जूनियर अकाउंटेंट की, हो सकता है उसके फर्स्ट पेपर में भी आपको साइंस देखने को मिले। तो साइंस का रोल कहीं ना कहीं तो रहना है। कहीं पर इसका वेटेज ज़्यादा होगा तो कहीं पर इसका वेटेज कम होगा। तो कह सकते हो कि साइंस तो पढ़नी ही है, ठीक है। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जब अभी ऐसा टाइम है कि एग्ज़ाम की डेट्स आई है लेकिन अभी भी टाइम है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है जब हम हमारी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि डेली आपको साइंस याद रहे, है ना, कि मतलब ये सब्जेक्ट ऐसा है जो सबको लगभग टफ लगता है, लेकिन आप वीडियोज़ को देखो, उनको रिविज़न करो। और मैं कोशिश करूँगी अब जो मेरी वीडियोज़ आने वाली है उसमें मैं कोशिश भी यही करूँगी कि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद कराऊं, समझा तो दूं और साथ के साथ आपको याद करवाऊं ताकि वो आपके मुंह पे ही याद रहे और जब एग्ज़ाम आए तो आपको किसी तरह का डर नहीं रहे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्न सही जाएं, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कुछ दिनों बाद आपको एक सरप्राइज़ और मिलने वाला है मेरे चैनल पे, तो वेट करते रहिए उस सरप्राइज़ का और प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखते रहिए और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने लोगों के साथ में मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। तो हमारी क्लास को जो स्टार्ट करना है, हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी में हमारी जो चल रही थी वो चल रही थी तंत्र सीरीज़। उस तंत्र सीरीज़ में हमने 3 तंत्रों को कंप्लीट कर लिया है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र, और वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और उसी के साथ में मैंने कोशिका वाले चैप्टर की क्वेश्चनरी वाली जो 25 मोस्ट क्वेश्चंस हैं वो मैंने मेरे इस पे चैनल पे अपलोड कर दी है। तो आई होप कि वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और इसी तरह मैं आगे और भी क्वेश्चनरीज़ लाती रहूँगी पर टॉपिक्स, जो टॉपिक्स मैंने करवा दिए हैं उन सभी टॉपिक्स की मैं क्वेश्चनरीज़ लाती रहूँगी। देखिए बात ऐसी है कि आपको कंटेंट तो बहुत सी जगह से मिलेगा, आप बुक से भी पढ़ लोगे, गाइड से भी पढ़ लोगे, क्वेश्चनरी भी आपको बहुत जगह से मिल जाएगी, लेकिन हमें चीज़ों को रटना नहीं है, हमें चीज़ों को याद करना है। तो मैं जो क्वेश्चनरी ला रही हूँ उसमें एक क्वेश्चन के साथ में उसकी अराउंडिंग जो भी चीज़ें होती है वो भी मैं साथ के साथ आपको समझा रही हूँ, तो आपको आइडिया भी लगेगा कि कहाँ से कैसे किस तरीके से पढ़ना है। और जैसे ही आप उसको पढ़ोगे और आपको अच्छे से याद होगी तो प्लीज़ आप मेरी क्वेश्चनरी को अटैम्प्ट भी ज़रूर कीजिए। कुछ सुविधाओं का अभाव अभी मेरे चैनल पे है जिसकी वजह से मैं जो क्वेश्चनरी, मतलब मेरा मन तो बहुत कुछ करता है कि मैं ऐसी चीज़ें लेके आऊँ आपके लिए कि आपको मतलब कहीं और भटकना ही नहीं पड़े, आप साइंस को यहीं से इतना ज़्यादा मजबूत कर ले, चाहे वो क्वेश्चनरी हो, चाहे मेरी वीडियोज़ हो, मेरी क्लास हो, चाहे मेरे कंटेंट हो, ठीक है। तो वो अगर आपका सपोर्ट रहा मेरे साथ में तो आई होप कि मैं बहुत जल्दी वो सुविधाएँ सारी मेरे लिए ले लूँगी और बहुत जल्दी मैं आपके सामने ऐसी ही मतलब अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छी क्वेश्चनरी लेके आऊँगी।
जाएंगी। तो प्लीज़ और एक और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे टेलीग्राम चैनल को और मेरे इंस्टाग्राम को दोनों को जल्द से जल्द आप ज्वाइन करें, ठीक है। और मेरी टेलीग्राम चैनल की और मेरी इंस्टा आईडी मैंने आपको मेरी एक वीडियो में पहले से ही बता दी है, और वैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज वाली क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनके वापस से आपको आईडी सेंड करूँगी। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल, इंस्टा आईडी ये ज़रूर शेयर करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्लास। तो हमारी क्लास जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम देखेंगे मानव जनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो ये टॉपिक जो है वो बड़ा ही ऐसे बहुत ही पेचीदा टॉपिक है, ठीक है, बट हम इसको आज पढ़ेंगे और बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से और आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो बात कर लेते हैं कि हम पढ़ने जा रहे हैं मानव जनन तंत्र। तो बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव या प्रजनन क्या होता है। वो तो सभी को ही पता है कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हर जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करता है ना। यहाँ पर हमारे आसपास हमने कितने जीवों को देखा है, तो प्रत्येक जीव क्या कर रहा है अपने जीवन काल में, अपने समान संतति को उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए। तो संतान उत्पत्ति करना, है ना, तो संतान उत्पन्न कैसे हो रही है, तो वही क्रिया क्या कहला रही है, जनन कहला रही है, प्रजनन कहला रही है। अब बात करते हैं कि मानव में जनन किस प्रकार से होता है, किस प्रकार का जनन पाया जाता है। भाई जनन भी तो तीन प्रकार का होता है, लैंगिक, अलैंगिक, है ना, और एक कायिक जनन। तो हम बात कर रहे हैं मानव के अंदर। तो मानव के अंदर हमें ये देखना है कि लैंगिक जनन पाया जाता है या अलैंगिक जनन पाया जाता है। तो मानव के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। लैंगिक जनन पाया जाता है जिसमें दो विपरीत अलग अलग लिंग होंगे, है ना, दोनों के अलग अलग लिंग होंगे और उनके मध्य होने वाली प्रजनन क्रिया से एक नई संतान की उत्पत्ति होगी, ठीक है। तो लैंगिक जनन पाया जाता है। फिर दूसरी बात करते हैं कि कैसे होता है मानव का। अगर हम बात करें तो मानव जो है वो सजीव प्रजनक है। अब ये सजीव प्रजनक का मतलब क्या है, सजीव प्रजनन का मतलब क्या होता है, एक तो ये चीज़, और एक ये होता है जरायुज, है ना। जरायुज किसे कहते हैं भाई, ऐसे जीव जो अपने संतान की उत्पत्ति अंडे के माध्यम से करते हैं, है ना। जैसे मुर्गी अंडा देती है, फिर उसके अंडे से उसका चूज़ा निकलता है ना, और उसका वो धीरे धीरे बड़ा होता है और मुर्गी मतलब उसके समान अपनी संतान को उत्पन्न करती है। तो एक तो ऐसे जीव जो अंडे से अपने समान जीव को उत्पन्न करते हैं वो तो कहलाते हैं अंडज, है ना, प्राणी। और एक ऐसे जीव जो मतलब अपने गर्भ में 9 महीने या इससे ज़्यादा अवधि तक अपने बच्चे को या अपने भ्रूण को अपने शरीर के अंदर रखते हैं, और उसके बाद सीधा ही मतलब गर्भ का जब हो जाता है, डिलीवरी जब हो जाती है, तो मतलब एक बच्चा उत्पन्न होता है। तो ऐसे जीव तो कहलाते हैं जरायुज, ठीक है। तो अगर बात कर रहे हैं हम मानव की, है ना, तो मानव मनुष्य जो है वो जरायुज प्राणी है। कैसा है, जरायुज प्राणी है। तो यहाँ पर दो चीज़ें क्लियर हो गई, एक तो मानव जरायुज प्राणी है, दूसरा इसको आप सजीव प्रजनक भी बोलते थे। तो सजीव अपने समान ही सजीव की उत्पत्ति कर रहा है ना, तो इसको आप सजीव प्रजनक भी बोल सकते हो। और इसमें किस प्रकार का जनन पाया जाता है, तो लैंगिक जनन पाया जाता है। चलिए ये तो हम नॉर्मल सी एक बात को समझ लिए हैं। अब आगे चलते हैं। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं नर जनन तंत्र, क्योंकि मानव में दोनों लिंग अलग अलग होते हैं, नर लिंग अलग है, स्त्रीलिंग अलग है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं आज नर जनन तंत्र, यानी नर जनन तंत्र की संरचना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो कि भाई नर है, तो नर से जो युग्मक आएगा उसको हम कहेंगे शुक्राणु, ठीक है। और मादा जो है, मादा के उससे युग्मक जो आएगा उसको कहते हैं अंडाणु। और शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से ही, इनकी निषेचन प्रक्रिया से ही क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, और उसी से फिर भ्रूण आगे बढ़ता है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि इस टॉपिक को हम सरल तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं ना। वैसे ये बहुत छोटा टॉपिक है और हम इसको इजी तरीके से भी पढ़ सकते हैं। तो हमें जब इसको पढ़ना स्टार्ट करना है तो पहले हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहली चीज़ तो कि नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग क्या है। पहले तो हमें देखना है कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक अंग क्या है। प्राथमिक अंग का मतलब है कि भाई उसका होना तो कंपलसरी है ही, अगर वो नहीं होगा तो वो नर जनन तंत्र नहीं होगा। ऐसे समझ लो कि आपने सुना है ना कि गे जो होते हैं, हिंजड़े जो होते हैं, क्या उनमें प्राथमिक जनन अंग होते हैं? उनमें प्राथमिक जनन अंग नहीं होते हैं, इसी कारण से वो गे हैं, इसी कारण से वो हिंजड़े हैं ना। तो वो चीज़ कि भाई नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब देखेंगे कि प्राथमिक अंग कौन से होते हैं, वो बाद में देखेंगे। उसके साथ ही हमें सेकंड पढ़ना है सहायक अंग,
कि भाई ये तो प्राथमिक अंग हो गया, ये तो मस्ट है कि ये तो होना ही चाहिए। और इसको सहायता देने का, अब इस मतलब सहायक अंग वो होंगे जो इसके प्रोसेस में सहायता देंगे। अब जो प्राथमिक अंग होते हैं, और प्राथमिक अंग नर जनन तंत्र में प्राथमिक अंग होते हैं वृषण, टेस्टिस। ठीक है, प्राथमिक अंग कौन से होते हैं? वृषण होते हैं, टेस्टिस होते हैं। अब इन वृषण के द्वारा क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, अब शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है वो तो अभी हम डायग्राम के थ्रू और अगले प्रोसेस में देखेंगे। तो शुक्राणु का निर्माण होता है। अब इस शुक्राणु को निर्मित करने के लिए और कुछ अंग भी होते हैं जो इस वृषण की सहायता करते हैं, तो उनको कहेंगे सहायक अंग। क्या कहेंगे? सहायक अंग। अब सहायक अंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो एक बार आप इस तरफ देख लीजिए कि पूरे नर जनन तंत्र में हमें किन अंगों को पढ़ना है। पहले उनको बता देते हैं और उन्हीं को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राथमिक अंग, सहायक अंग, और थर्ड नंबर पे हमें पढ़ना है सहायक ग्रंथियाँ। भाई इन जो ये शुक्राणु का निर्माण होगा और ये कैसे शुक्राणु निर्मित होता है, कैसे ये शुक्राशय तक पहुंचता है, और कैसे ये मूत्र मार्ग के द्वारा मतलब शरीर से बाहर निषेचित किया जाता है। भाई जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है 2 लिंगों के बीच में, तो कैसे ये शुक्राणु मादा के वेजिना के थ्रू उसके शरीर में पहुंचता है, तो वो सारी प्रक्रिया में देखनी है। और उसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ जो है वो इसकी सहायता करती है, तो वो सहायक अंग के बाद में हमें देखनी है सहायक ग्रंथियाँ। ठीक है, तो मतलब इस टॉपिक को सरल करने के लिए मैंने एक चीज़ करी है कि आपको इन 3 पार्ट्स में इसको पढ़ना है। एक तो प्राथमिक अंग कौन से हैं, दूसरा सहायक अंग कौन कौन से हैं, तीसरी सहायक ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं। अब हम देख लेते हैं पूरे नर जनन तंत्र के जो इम्पोर्टेंट अंग है वो देख लेते हैं। पहले नंबर पे हमें पढ़ना है वृषण के बारे में। वृषण यानी टेस्टिस, जो कि यहाँ अपना पहला पार्ट था प्राथमिक अंग। तो मानव में नर जनन यानी नरों के अंदर उसका जो प्राथमिक अंग होता है वो होता है वृषण, जिसे कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, उसके बाद में आती है वृषण पालिका, जिसे कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर आती है शुक्रवाहिनी, जिसे कहते हैं वासा इन्फेरेंशिया। फिर होता है अधिवृषण, जिसे कहते हैं एपिडाइडेमिस। फिर नेक्स्ट पढ़ना है हमें शुक्रवाहक। तो यहाँ तक है ना शुक्रवाहक। अब ये देखिए नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक ये जो है ये कहलाते हैं सहायक अंग। क्या कहलाएंगे? ये सहायक अंग। ये सहायक अंग यूँ कहलाएंगे कि जो इनका कार्य होगा ना वो मतलब मदद करेगा इस वृषण के शुक्राणु को निर्माण करने में। ठीक है, तो ये आपके सभी क्या हो गए? सहायक अंग, यानी ये हमारे चैप्टर का सेकेंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमें देखनी है सहायक ग्रंथियाँ। तो सहायक ग्रंथियाँ, अब देखिए शुक्रवाह के बाद होता है शुक्राशय, जिसे कहते हैं सेमिनल वेसिकल। फिर नेक्स्ट आती है प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना। फिर होती है काउपर्स ग्रंथि, जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। काउपर्स ग्रंथि को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। और वैसे इसका हिंदी में आपको जो नाम लिखा मिलेगा वो मिलेगा कनमूत्र ग्रंथि, ऐसा कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ये तीनों ग्रंथियाँ, ये होती है सहायक ग्रंथियाँ। कौन कौन सी? शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, ये तीनों होती है सहायक ग्रंथियाँ। और फिर ये जो है बाहरी, ये तो बाहरी अंग होते हैं ना, मूत्रमार्ग और शिश्न। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इन 3 चीज़ों के माध्यम से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इस चैप्टर को, और हम स्टार्ट करेंगे इसके प्राथमिक अंग से, कि इसका प्राथमिक अंग जो होता है वृषण, उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसको रखने की ज़रूरत है, ये फिर भी चलो ठीक है बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं हम वृषण टेस्टिस। ये वृषण जो है ये कहाँ होते हैं? अगर हम नर जनन तंत्र की बात करें तो नरों में आप ये देखिएगा वृषण जो होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं। कहाँ होते हैं? शरीर से बाहर होते हैं। टेस्टिस जो शरीर से बाहर होते हैं। अब ऐसा है कि भाई ये शरीर से बाहर क्यों होते हैं? पहली चीज़ तो इस पे बात कर लेते हैं, और इससे भी पहले बात कर लेते हैं कि नरों के अंदर ये होते कितने हैं। तो नरों के अंदर ये पेयर्स में होते हैं, जोड़ी में होते हैं। एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस होती है। ठीक है, अब जो ये वृषण है शरीर से बाहर ही क्यों होते हैं? तो शरीर से बाहर होने का कारण सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि मानव के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन वृषण है, इस वृषण के अंदर क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु को निर्मित होने के लिए है ना, तो उसको चाहिए कम तापमान की ज़रूरत। अब कम तापमान कितना? बहुत ज़्यादा कम तापमान भी नहीं, जो सामान्य सा शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, इससे 2 या 2.5% कम ही 2 या 2.5 डिग्री कम ही क्या होना चाहिए? वृषण का तापमान होना चाहिए। ठीक है, तो कितना लगभग मान लेते हैं हम 35, है ना, 35 से 34। ठीक है, अब ये तापमान होना चाहिए किसका?
मतलब वृषण कोश का या वृषण का, तभी वो क्या कर सकेगा, शुक्राणुओं का निर्माण कर सकेगा। ठीक है, इसीलिए ये वृषण जो होते हैं वो शरीर से बाहर स्थित होते हैं। अब मैं डायग्राम में आपको बताती हूँ कि वृषण कहाँ है। जो ये आपको डायग्राम में ये जो रेड से ज़्यादा डार्क किए हुए हैं ये होते हैं वृषण, इन्हें कहते हैं टेस्टिस। ठीक है, और ये तो सामने बिल्कुल फ्रंट पे नर जनन तंत्र का डायग्राम है। और अगर हम थोड़ा साइड से देखें ना, साइड पोर्शन से देखें तो साइड पोर्शन से ये नर जनन तंत्र की संरचना है। इसमें ये देखिए ये होते हैं वृषण। ठीक है, ये होते हैं वृषण। क्लियर हुआ ये बात? चलिए, तो वृषण के लिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक तो ये शरीर से बाहर होते हैं। ठीक है, वृषण की हम बात कर रहे हैं ना, तो वृषण में एक तो ये शरीर से बाहर होते हैं, शरीर से बाहर। दूसरा पैर में होते हैं, यानी एक जोड़ी होती है। ठीक है, सेकेंडली इसका जो तापमान होता है ना, मतलब इसके लिए इसमें जो शुक्राणु बनते हैं ना, शुक्राणु के निर्माण के लिए इसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तो इनका टेम्परेचर होना चाहिए 35-34, यानी कि 2 से 2.5% कम होगा मनुष्य के सामान्य तापमान से। मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान है उससे 2-2.5% सॉरी बार बार आ रहा है याद में, 2-2.5 डिग्री कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद वृषण हो गया। अब ये वृषण जो है ये तो क्या है, प्राथमिक जनन अंग है। क्या है ये? प्राथमिक जनन अंग है। इस प्राथमिक जनन अंग, अब बात करते हैं कि ये वृषण जो है वो कहाँ, वृषण के बाहर भी क्या होता है। वृषण जो है ना वो स्वयं खुद एक थैलीनुमा संरचना के अंदर बंद रहते हैं। वृषण जो है वो स्वयं खुद एक थैलीनुमा संरचना के अंदर बंद रहते हैं, जिन्हें कहते हैं वृषण कोश, जिसे कहते हैं स्कॉर्टम। क्या कहते हैं? वृषण कोश, या जिन्हें कहते हैं स्कॉर्टम। वृषण जो है वो खुद थैलीनुमा संरचना में बंद रहते हैं, जिसे कहते हैं वृषण कोश, स्कॉर्टम। क्लियर हुआ यहाँ पे? चलिए, अब ये वृषण है जो वृषण कोश में बंद रहेंगे। फिर ये वृषण कोश है, उस वृषण कोश से आगे, अब वृषण के अंदर की संरचना को हम बाद में देखेंगे कि शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। पहले हम इस डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब नर जनन तंत्र के भाग होते हैं। तो ये वृषण हो गए, एक जोड़ी हो गए। फिर ये जो वृषण कोश होते हैं वो शुक्रवाहिका से, किससे? शुक्रवाहिका से सीधे किससे जुड़े रहते हैं? आपके मूत्राशय से। ठीक है, अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि इस वृषण कोश से, वृषण कोश में कौन कौन सी ग्रंथि है वो सब हम बाद में देखेंगे। वृषण कोश जो है उससे उसके ऊपर इधर आपको ये जो संरचना दिख रही है इसे कहते हैं अतिवृषण। अतिवृषण यानी इसे कहते हैं एपिडिडाइमिस। वृषण में जो शुक्राणु बन गया है वो शुक्राणु कहाँ जाके संचित होता है? वो शुक्राणु संचित होता है इस अधिवृषण में। कहाँ संचित होता है? अधिवृषण में, है ना, अधिवृषण में स्टोर रहता है। फिर ये अधिवृषण क्या करता है कि जब शुक्राणु को शरीर से बाहर निकालना है, मतलब वही सेक्सुअल इंटरकोर्स जब होता है उस समय की बात है, तो ये इस अधिवृषण से ये शुक्राणु किसके द्वारा? शुक्रवाहक के द्वारा, जिसे कहते हैं वासा डिफरेंस। क्या कहते हैं? वासा डिफरेंस। शुक्राणु यहाँ से किस में छोड़े जाते हैं? इस शुक्रवाहक में। ये शुक्रवाहक क्या करता है? ये शुक्रवाहक जो है ये इन शुक्राणु को लेके आता है शुक्राशय में। किस में लेके आता है? शुक्राशय में लेके आता है। फिर शुक्राशय में जब इन शुक्राणु को लेके आ गई, शुक्रवाहिका जो है वो शुक्राणुओं को कहाँ छोड़ दी है? शुक्राशय में। ठीक है, अब शुक्राशय में आने के बाद में शुक्राशय के अंदर, शुक्राशय में जब शुक्राणु आ जाते हैं तो इसमें एक तरल क्षारीय पदार्थ मिला दिया जाता है। ठीक है, फिर शुक्राशय से शुक्राणु कहाँ जाएंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि में जाएंगे। प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा भी इसमें कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन मिक्स कर दिए जाते हैं, और फिर उन हार्मोन्स और एंजाइम्स की वजह से क्या चेंजेस आते हैं वो हम बाद में देखेंगे। आपको पहले मैं डायग्राम में बता देती हूँ कि प्रोस्टेट ग्रंथि है ना, शुक्राशय के बाहर होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये कितनी होती है? ये सिर्फ एक ही होती है। जो शुक्राशय है वो शुक्राशय तो स्वयं भी क्या है? ग्रंथि है। इस वाले डायग्राम में देखो, ये जो शुक्राशय है ये शुक्राशय खुद क्या है? ग्रंथि है, और ये 2 होती है। संख्या में कितनी होती है? 2। इस शुक्राशय, ये शुक्राशय की नली किससे जुड़ी होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके जस्ट नीचे, मूत्राशय के जस्ट नीचे, और शुक्राशय की नली किस में खुलती है? प्रोस्टेट ग्रंथि में। तो शुक्राणु कहाँ जाएंगे? शुक्राशय से प्रोस्टेट ग्रंथि में जाएंगे। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि में ऐसे एंजाइम, ऐसे हार्मोन्स मिलाए जाते हैं जिससे शुक्राणु का रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। अब उसको आप शुक्राणु नहीं कहेंगे, अब उसको आप कहेंगे वीर्य। क्या कहेंगे? वीर्य कहेंगे। ठीक है, जिसे आप सीमन बोलते हो। ठीक है, तो अब वीर्य हो गया, ये सीमन मिक्स हो गया है, मतलब शुक्राणु उसमें वीर्य में चेंज हो गया है। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे होती है हमारी काउपर्स ग्रंथि। ये जो आपको नीली ड्रॉ से दिख रही है ये होती है काउपर्स ग्रंथि, जिन्हें कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे भी एक क्षारीय पदार्थ मिलाया जाएगा। ठीक है, क्षारीय पदार्थ मिलाया जाएगा तो उसकी वजह से भी शुक्राणु में क्या होगा? चेंजेस होगा। शुक्राणु में चेंजेस क्या होंगे? शुक्राणु की गति बढ़ेगी। ठीक है, ताकि वो शरीर से बाहर जल्द से निकल सके ना। तो अब इस काउपर्स ग्रंथि से, ये जो काउपर्स ग्रंथि होती है ये भी किस में खुलती है? ये खुलती है
मूत्र मार्ग वाली नलिका में। किसमें खुलती है? मूत्र मार्ग वाली नलिका में। एक ध्यान रखना कि शुक्राणु के लिए शुक्राणु की गति और मूत्र की गति दोनों के लिए एक समान नलिका है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग के द्वारा ही ये शुक्राणु जो है वो शरीर से बाहर निकलते हैं। क्लियर हुई ये बात? तो एक बार का तो हमने डायग्राम के थ्रू जो हमारे 10 भाग लिखे हैं वो हमने देख लिए हैं। अब इसको बिल्कुल सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक लास्ट और बता देती हूँ कि इस जो ये पेनिस होता है ना, जो शरीर के बाहर जो भाग जो लटका हुआ दिखाई देता है, ये इसे बोलते हैं पेनिस या शिश्न। क्या बोलते हैं? पेनिस या शिश्न। इस शिश्न के अगर हम सबसे ऊपरी छोर पे देखें तो इसे बोलते हैं शिश्न मुंड। क्या बोलते हैं? शिश्न मुंड, ठीक है। और इस शिश्न मुंड के ऊपर जो है पतली पतली एक लेयर और पाई जाती है ना, मतलब चमड़ी की एक लेयर और पाई जाती है, जिसको कहते हैं अग्रछद या जिसे कहते हैं फोर स्किन। क्या कहते हैं? अग्रछद या फोर स्किन, ठीक है। तो चलिए, हमने डायग्राम के थ्रू तो देख लिया है। अब अपन शुरू करेंगे बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल तसल्ली से और बिल्कुल सारगर्भित हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। एक एक चीज़ को मैं पूरा अंदर से आपको स्टार्ट करके बताऊंगी कि वृषण में कैसे कैसे क्या होते हैं, वृषण में कौन कौन सी नलिकाएं होती है, वृषण में किन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणु की गति बाहर की ओर होती है, ठीक है। और ये तो हमने देख ही लिया कि वृषण क्यों शरीर से बाहर रहता है ना। तो इसको और अच्छे डिटेल से अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी पूरी डिटेल से बात करने वाली हूँ। और अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये डायग्राम के थ्रू बताया है कि कौन सी जगह कहाँ पे कौन सा अंग है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लो कि ये होता है हमारे वृषण यानी टेस्टिस, जो कि वृषण कोश में बंद रहते हैं। वृषण कोश थैलीनुमा संरचना में बंद रहते हैं। और इन वृषण कोश के बाहर इन वृषण से जो नलिकाएं निकलती जिसे कहते हैं शुक्रवाहिनी जो है वो कहाँ जाके खुलेगी? अधिवृषण में खुलेगी। यानी वृषण में जो शुक्राणु निर्मित हुए उसको कहाँ ले जाएगी? अधिवृषण में ले जाएगी, एपिडिडाइमिस में ले जाएगी। और अधिवृषण से कौन सी नलिका? अधिवृषण से शुक्रवाहक नलिका। अधिवृषण से जो ये शुक्रवाहक नलिका है, ये शुक्राणुओं को कहाँ लेके जाएगी? ये शुक्राणु को लेके जाएगी शुक्राशय में। कहाँ लेके जाएगी? शुक्राशय में। तो ये जो है ये क्या कहलाता है? शुक्राशय कहलाता है, ठीक है। शुक्राशय या जिसे कह सकते हो आप वीर्यपुटिका भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? शुक्राशय या वीर्यपुटिका। ये शुक्राशय या वीर्यपुटिका, इसके जस्ट पास में या जस्ट नीचे क्या होती है? प्रोस्टेट ग्रंथि। तो शुक्राणु कहाँ पहुँचे? प्रोस्टेट ग्रंथि में पहुँचे। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि से ये कहाँ? प्रोस्टेट ग्रंथि से नीचे कौन सी होती है? हमारी बल्बोयूरियल ग्रंथि, जिसे कहते हैं काउपर्स ग्रंथि। काउपर्स ग्रंथि में पहुँचेंगे। फिर काउपर ग्रंथि से शुक्राणु निकल कर कहाँ जाएंगे? मूत्र मार्ग में निकल के जाएंगे। और मूत्र मार्ग में निकलते हुए जो मूत्र छिद्र होते हैं ना, मूत्राशय के बाद में जो मूत्र मार्ग से होते हैं, जो मूत्र छिद्र होते हैं, उस छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने अभी इसको डायग्राम के थ्रू देखे हैं, ठीक है। तो अभी आगे इसको और डिटेल से देखते हैं, तो वो देखते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो मैंने अभी स्टार्ट में ही एक चीज़ कही कि एक सरप्राइज़ आने वाला है आपका, जो 26 से 27 तारीख के आसपास आने वाला है, तो उस सरप्राइज़ का आप वेट ज़रूर कीजिएगा। और वो सरप्राइज़ अगर आपको अच्छा लगे और आपके लिए, मतलब आपके लिए और आपको लग रहा है कि जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है। और अब हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको पूरा डिटेल से, वृषण क्या है, वृषण के अंदर की संरचना क्या है, तो वो पूरा हम हमारी नेक्स्ट डिटेल में ही देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में ही देखते हैं। थैंक यू।